हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 11 सोशल स्टडीज फ्रॉम बार्टर टू मनी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक डेफिनेशन दी गई है जिनका नाम है जॉन मायनार्ड कीन्स। इन्होंने 20th सेंचुरी में एक डेफिनेशन दी थी। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी फ्लोज फ्रॉम इट बीइंग्स अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो मनी यानी कि पैसे होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक होता है, एक तरीके का ब्रिज होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान में और फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए। यहाँ पर ये चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है फ्रॉम बार्टर टू मनी। तो स्टूडेंट सबसे पहले बार्टर का मतलब समझ लेते हैं। बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स, यानी कि चीजों या वस्तुओं का एक्सचेंज करना, एक दूसरे से लेना देना चीजों को, और बदले में पैसे का यूज नहीं होता है, सिर्फ चीजों का ही या गुड्स का ही एक्सचेंज होता है। तो ये चैप्टर हमारा शुरू होता है जिसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इन द थीम टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है टैपेस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है? टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, टैपेस्ट्री का मतलब होता है बेसिकली इजी लैंग्वेज में एक ऐसा कपड़ा जिससे घर सजाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। सो आपने फसलों के बारे में पढ़ा होगा जो उगाई जाती हैं, जैसे फूड ग्रेन्स और गुड्स दे मेड लाइक कैरानेलिन। इसका मतलब क्या होता है? कैरानेलिन का मतलब मन के मोती या लाल रंग के जो कीमती पत्थर होते हैं ना, उनके मोती बनाए जाते हैं। हाउ डू यू थिंक दे एक्सचेंज दीज गुड्स फॉर थिंग्स दे आर नीडेड? यानी कि वो चीजें, इनका एक्सचेंज पहले कैसे होता था, लोग कैसे बाय और सेल करते थे। ठीक है स्टूडेंट। आइए सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। सो बार्टर सिस्टम कहता है कि अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। यानी कि जब हम गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, उसको खरीदते या बेचते हैं, लेकिन हम मनी या पैसों का यूज नहीं करते हैं। और दूसरी डेफिनेशन है मनी। मनी क्या होता है? इट इज अ टूल। ये एक तरीके का टूल है जो सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं और जिससे चीजें खरीदी और बेची जा सकती हैं। इट इज अ टूल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो पीपल एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स, यानी कि लोग एक्सचेंज करते हैं किसका? गुड्स और सर्विसेज का किसी दूसरे से। और इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि चीजों को लेना देना, लेकिन उसके लिए पैसों का यूज नहीं होता है। जैसे आपने नमक खरीदा है तो नमक के बदले में आप उनको वीट दे सकते हैं या गेहूं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेंसिल, यू नीड अ पेंसिल, आपको पेंसिल लेनी है और आपके पास एक्स्ट्रा इरेजर है, तो आप क्या करेंगे? जिसके पास पेंसिल है आप उसको अपना इरेजर दे देंगे और उससे एक्स्ट्रा पेंसिल का एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये जो एक्सचेंज होता है ये क्लास में तो इजी है, लेकिन क्या आप मार्केट में भी ऐसा कर सकते हैं? आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पीपल ऑल्सो यूज देयर मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर फॉर सच ट्रांजेक्शन। आप जानते हैं कि टुडेज वर्ल्ड इज अ डिजिटल वर्ल्ड। आजकल जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, जिसमें पैसों का एक्सचेंज ऑनलाइन होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप ऑनलाइन उसका पेमेंट लेते हैं या देते हैं। सो द बार्टर सिस्टम वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। जो बार्टर सिस्टम है वो सबसे पहले, जब पैसों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, करेंसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब यूज किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ इट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम ही यूज किया जाता था। पीपल यूज कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होते हैं? कमोडिटीज होती हैं चीजें या वस्तुएं जिनको खरीदने या बेचने के लिए यूज किया जाता है, जैसे काउरीज शेल, सॉल्ट, टी, टबैको, क्लोथ, कैटल। कैटल में क्या? काउस, गोट, हॉर्सेस, शीप्स, सीड्स, ये सब हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आप देखिएगा कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना हुआ है जिसको कहते हैं द एज़टेक कॉपर ताजदारो। स्पेनिश वर्ड है ये, एक तरीके का चाकू है ये, जिससे चीजें काटी जाती हैं। ये कहाँ यूज होता है? सेंट्रल मैक्सिको में, जो सेंट्रल अमेरिका में है। साथ ही साथ एक यहाँ आप रेड कलर की इमेज देख रहे होंगे। ये इमेज क्या है? ये है तेबाओ, रेड फीदर कॉयल मेड
फ्रॉम बर्ड्स फीदर। ये जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके पंख से बनाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है? सोलोमन आइलैंड पर। तो पहले पैसों के जगह, करेंसी की जगह इनका यूज किया जाता था। नाउ स्टूडेंट, आप सोचते होंगे कि हमें पैसों की जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड मनी? आइए देखते हैं। अगर आप एक किसान हैं, इफ यू आर अ फार्मर और आप बार्टर सिस्टम यूज करते हैं, यानी कि विदाउट मनी यू बाय और सेल समथिंग, आप प्रोडक्ट को खरीदते और बेचते हैं, तो ये कैसे सिस्टम काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो आपको स्वेटर खरीदना है, शूज खरीदने हैं या मेडिसिन खरीदनी है अपने ग्रैंड मदर के लिए, और आपके पास सिर्फ एक बैल है, ठीक है? तो क्या आप इतनी सारी चीजें एक बैल बेचकर, एक ऑक्स गाय या बैल बेचकर, या कुछ और प्रोडक्ट है आपके पास, वो खरीद सकते हैं? बेसिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अपने बैल को बेचेंगे और उससे कई सारे गेहूं खरीदेंगे, फिर उसके बाद उन गेहूं को बेचने के लिए अलग अलग बायर्स खरीदेंगे, बायर्स को देखेंगे, और फिर उनसे वो अलग तरीके के प्रोडक्ट खरीदेंगे, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे शूज हो या स्वेटर हो। ठीक है स्टूडेंट? तो ये बार्टर सिस्टम जब चलता था तो लोगों को सेल और परचेज करने में बहुत मुश्किल होती थी। In each of these cases, a discussion would take place to arrive at a fair amount of wheat that you could exchange for shops or for the sweater. तो आपको इस एक्सचेंज के लिए काफी सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा करना होगा और फिर उन लोगों को ढूंढना होगा जो इन प्रोडक्ट को बाय कर सके और बदले में वट एवर यू डिजायर, जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकें। ठीक है स्टूडेंट? तो ये बार्टर सिस्टम थोड़ा टफ होता था। In the farmer's story, imagine he finds someone who is willing to trade a pair of new shoes. अगर आप देखें तो जो फार्मर की स्टोरी हमने ऊपर देखी है, उसमें अगर फार्मर को या किसान को अगर एक जोड़ी जूते खरीदने हैं, एक स्वेटर खरीदना है, मेडिसिन खरीदने हैं, तो वो क्या करेगा? क्या इन सब चीजों के बदले में वो अपना ऑक्स बेचेगा? फिर उसके लिए उसको ऐसा बायर ढूंढना पड़ेगा जो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहे और जिसके पास ये सारे प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पर एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता है। एक टॉपिक है, ये डेफिनेशन दी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसमें आप देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर टू पीपल हैव ईच समथिंग द अदर वांट एंड कैन एक्सचेंज देम डायरेक्टली। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचना या खरीदना चाहते हैं उसमें दो लोग होते हैं और वो दो लोग डायरेक्टली एक दूसरे से प्रोडक्ट खरीदते और बेचते हैं। इवन इफ देयर आर टू पीपल who want each other's good and are also willing to make an exchange, other issue could arise. अगर दो लोग हैं, वो सेम प्रोडक्ट खरीदना और बेचना चाहते हैं और उसके बाद भी वो नहीं कर पाते, तो इसमें इशू क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होती है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन गुड अगेंस्ट अनदर। किसी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है बार्टर सिस्टम में। सो इफ वन ऑफ द पीपल फील्स दैट द एक्सचेंज इज डिसएडवांटेजियस, तो एक अगर बायर है वो ये सोचता है कि मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा जिससे मुझे नुकसान होगा और दूसरे को फायदा होगा, तो वो प्रोडक्ट का एक्सचेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट? देयर इज बिकॉज देयर इज नो कॉमन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। अब एक और डेफिनेशन आप देखिएगा यहाँ पर कि कॉमन स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। एन एग्रीड अपॉन वर्थ फॉर अ ट्रांजेक्शन दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी जब दो लोग किसी प्रोडक्ट को सेल और बाय करने पर एग्री हो जाते हैं, या गुड्स या सर्विस को सेल और बाय करने पर एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू बी स्प्लिट इनटू पीसेस और पोर्शन। स्टूडेंट, अगर आपके पास व्हीट है, गेहूं है, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, बट व्हाट हैपेंड, अगर क्या हो, अगर आपके पास सिर्फ एक शीप हो, भेड़ हो, तो उसको आप कैसे चार जगह पर बेचेंगे? ठीक है स्टूडेंट? तो यहां पर एक और डेफिनेशन आती है, पोर्टेबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू बी कैरिड और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए
कौन सी परेशानियां आती हैं, इसको कहते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल। सिमिलरली यू कैन नॉट एक्सचेंज ओनली अ पार्ट ऑफ द ऑक्स। तो आपके पास जो ऑक्स है उसका कोई आप एक पार्ट नहीं बेच सकते किसी एक स्वेटर के लिए। अगर आपको स्वेटर खरीदना है तो पूरा ऑक्स ही बेचना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी। टेकिंग द ऑक्स एवरीवेयर इज अ प्रॉब्लम। आप ऑक्स को हर जगह नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है? पोर्टेबिलिटी। ठीक, अगर आपके पास गेहूं है तो आप इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर आपके पास ऑक्स है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर यू सॉल्व पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बाय एक्सचेंजिंग द ऑक्स फॉर बैग्स ऑफ व्हीट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप अपना जो ऑक्स है उसके बदले में वीट खरीदेंगे, फिर उस वीट को स्टोर करेंगे। लेकिन जो वीट है वो बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि खराब हो जाता है या उसको चूहे खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आएगी वो ड्यूरेबिलिटी की आएगी। ड्यूरेबिलिटी मतलब किसी प्रोडक्ट की जो काफी टाइम तक अच्छा रह सके, यानी कि ड्यूरेबल नहीं है तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, और अगर ड्यूरेबल है तो वो काफी दिन तक चलता रहेगा। अब ड्यूरेबिलिटी की डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पर। ट्रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट इंडिकेट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, इंडिकेट्स, यहाँ पर इंडिकेट्स वर्ड दिया गया है, इट्स लॉन्गेविटी, यानी कोई प्रोडक्ट कितने दिनों तक रह सकता है या टिक सकता है या खराब नहीं हो सकता है। ट्रेट का मतलब होता है यहाँ क्वालिटी, यानी कि उसकी विशेषता या गुण। कोई भी प्रोडक्ट की विशेषता क्या है कि वो कितने दिन खराब नहीं होगा। एंड ability to withstand damage due to which it can be stored for long time। हम किसी भी प्रोडक्ट को कितने समय तक उसको रख सकते हैं जिससे वो खराब ना हो, इसको कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट। सो नाउ ऑल्दो मनी हैज रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल बार्टर सिस्टम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जैसा आप जानते हैं कि अर्लियर, पहले के टाइम में पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम चलता था। क्या ये आज भी चलता है? नहीं, ये आज नहीं चलता। बट हम देखेंगे कि वन ऑफ देम इज द जुनबील मेला। जुनबील मेला है जो असम में लगता है। ठीक है, 3 डेज, 3 दिन का ये मेला होता है। यहाँ पर अलग अलग जगह से आसाम के लोग आते हैं, और सबसे पहले यहाँ क्या होता है? अग्नि पूजा होती है, यानी आग की पूजा की जाती है, और पूरे समाज, पूरी दुनिया की भलाई की प्रार्थना की जाती है कि पूरा समाज या पूरी दुनिया या सभी मानव जाति खुश रहें। 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ कबीले हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं, जैसे तीबा, कार्बी, खासी, जैंतिया। ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो असम और मेघालय में रहती हैं। ये लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो ये कम्युनिटीज क्या करती हैं? यहाँ पर मेला लगाती हैं जहाँ पर लोग आते हैं और प्रोडक्ट खरीदते बेचते हैं, जो भी गांव के प्रोडक्ट होते हैं। द कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट सोशियो कल्चर इवन टुडे। तो ये जो सोशियो कल्चर एक तरीके का मेला होता है वो आज भी लगाया जाता है। यहाँ पे बार्टरिंग बिगिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। बार्टरिंग सिस्टम यहाँ सुबह से शुरू हो जाता है विद द ट्रेड ऑफ लोकल प्रोडक्ट। यहाँ जो लोकल प्रोडक्ट हैं वो बेचे जाते हैं, जैसे रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, मसाले। तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ बेचे जाते हैं। साथ ही साथ हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं या आर्टिफैक्ट्स होते हैं, हाथ से बनाई हुई चीजें होती हैं या नेचुरल मटेरियल होते हैं, वो जो पहाड़ों से लेकर आए जाते हैं ना, वो सब यहाँ बेचे जाते हैं। दीज आर ऑफन एक्सचेंज विद पीपल फ्रॉम द प्लेन्स फॉर राइस केक। राइस केक समझते हैं, चावलों का केक। तो ये केक भी यहाँ बेचा जाता है। अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल देखते हैं आपके स्कूल का। आप अपने स्कूल में बुक्स का एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं? चलिए, थिंक ऑफ अ फन क्लब। आप जस्ट इमेजिन कि आप अपने स्कूल में हैं और वहां पर एक फन क्लब आप क्रिएट करते हैं जहां पर ओल्ड बुक्स एक्सचेंज की जाती हैं। आप उन किताबों को एक दूसरे से, अपने क्लासमेट से एक्सचेंज कर सकते हैं। इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट फॉर स्टोरीज। अगर आपको कहानी पढ़ने का शौक है तो आप ये कीजिए। आप कुछ किताबें लेकर आते हैं, उनको पढ़ते हैं एंड पिक न्यू वंस फ्रॉम अ बिग कलेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट स्वैप
योर एग्जिस्टिंग जंगल एडवेंचर। अगर आपके पास जंगल एडवेंचर की बुक है जिसमें बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप बिना पैसे खर्च किए किताबों को पढ़ना चाहते हैं, तो अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से उन किताबों को एक्सचेंज कर सकते हैं। One common example is the exchange of old clothes for new utensils. स्टूडेंट, जैसा आपने देखा होगा कि कई बार आपके घर पर जो लोग आते हैं वो जैसे पुराने कपड़े लेते हैं या पुराने बर्तन लेते हैं और बदले में आपको नए बर्तन दे जाते हैं जिसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो वेंडर है वो घर पर आएंगे, आपको ऑफर करेंगे कि आपके पास जो पुराने कपड़े या बर्तन हैं वो दे दीजिए और नए कपड़े या नए बर्तन ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही लोगों का फायदा होता है, वेंडर का भी और जो सेलर हैं या हाउस होल्ड हैं उनका भी। ठीक है स्टूडेंट, इन पुरानी चीजों का क्या करते हैं, वो रीसेल करते हैं। रीसेल करने का मतलब है दोबारा बेच देते हैं ताकि उनको रीयूज किया जा सके या रिसाइकिल करके फिर से नया बनाया जा सके। सो ये एग्जाम्पल होते हैं जहां पैसों का एक्सचेंज नहीं होता। नाउ स्टूडेंट, वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। मनी या पैसे करते क्या है। बेसिकली मनी क्या है, मनी इज अ टूल ऑफ एक्सचेंजिंग द गुड्स। यानी कि मनी से क्या होता है, हम चीजों को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। यहां पर एक प्रूवर्ब या कहावत लिखी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। So, as the type of number of things that were being exchanged grew, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आगे हम लोग एडवांस होते चले गए, डेवलपमेंट होता चला गया, बार्टर सिस्टम खत्म होता चला गया और अब कौन सा सिस्टम आया मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, मनी। मनी केम इनटू एक्सिस्टेंस। मीडियम ऑफ एक्सचेंज अब क्या है, मनी है। एज मोर एंड मोर पीपल बिगिन टू यूज इट फॉर ट्रांजेक्शन। यानी कि अब सारी दुनिया में ट्रांजैक्शन के लिए पैसों का यूज किया जा रहा है, चाहे वो बाइंग हो या सेलिंग हो गुड्स एंड सर्विस की। ठीक है, ये एक्सेप्टेड मेथड है पेमेंट का। As we saw in the farmer's story above, he could not store the wheat for long as it would rot or get eaten by rats. यानी कि हमने वो ऊपर स्टोरी में देखा था कि किसान जो गेहूं है वो बहुत दिनों तक इकट्ठा करके नहीं रख सकता क्योंकि वो खराब हो सकता है या उसको चूहे खा सकते हैं। ठीक है, अनाज को चूहे खा जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। इफ द फार्मर यूजेस मनी इंस्टीड ऑफ व्हीट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर वो किसान व्हीट की जगह, गेहूं की जगह पैसों का यूज करता है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने या बेचने के लिए, तो जो मनी है उसको काफी टाइम तक वो अपने पास रख सकता है। तो ये जो पैसे उसके पास रखे हैं वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी ऑल्सो सर्व एज कॉमन डेनोमिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्ड याद रखिएगा। डेनोमिनेशन क्या होता है, डेनोमिनेशन का मतलब होता है जैसे 1 रुपए की वैल्यू क्या है, 2 रुपए की वैल्यू क्या है, या 5 रुपए, 100 रुपए या 1000 रुपए की वैल्यू क्या है। इसमें नोट और सिक्कों की कीमत तय की जाती है। That measures the value of goods and services and enables the comparison of goods and services. अगर मान लीजिए आप 10 रुपए का कोई बिस्किट खरीदने जाते हैं तो 10 रुपए की कीमत में आपको बिस्किट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 10 रुपए देकर 20 रुपए का बिस्किट खरीदना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स पे मनी टू द शॉपकीपर्स इन एक्सचेंज फॉर वेरियस प्रोडक्ट। अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपके पेरेंट्स पेमेंट करते हैं कोई भी कई सारे प्रोडक्ट लेने के लिए, ठीक, तो अब इस पेमेंट का क्या होगा, ये जो पैसे दिए गए हैं उन पैसे से जो वहां वर्कर है, काम करने वाले, उनकी सैलरी दी जाएगी। और वर्कर क्या करेंगे, वो अपने जो डेली एसेंशियल है, दूध, ब्रेड, बटर, ये सारी चीजें, फूड, क्लोथ, ये सब खरीदेंगे। ठीक है, और अपने बच्चों के स्कूल की फीस देंगे। ठीक स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि द फैक्ट दैट मनी इज एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट मेक्स मनी अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। यानी कि जो पेमेंट है, पैसे हैं, वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड होता है पेमेंट का। अब आप कोई भी चीज या कोई भी गुड्स और सर्विसेज सेल और परचेज या बाय कर सकते हैं और इसको क्या कहते हैं, पेमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। यानी कि आप पेमेंट करेंगे किसके थ्रू,
पैसों के थ्रू। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीन्स ऑफ कॉइनेज। सो फर्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे कि मिंटिंग का मतलब क्या होता है। मिंटिंग का मतलब आप देखिएगा स्टूडेंट कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉइन्स। सिक्के होते हैं कॉइन्स, उनको बनाने का प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, मिंटिंग। अब मिंटिंग ये क्या है, एक प्रोसेस है सिक्के बनाने का। और मिंट क्या है, मिंट रेफर्स टू अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। मिंट क्या है, एक फैक्ट्री है, ऐसे समझ लीजिए एक फैक्ट्री है जहां पर सिक्के और करेंसी बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो लिखी है वो लिखी है एलॉय के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये है क्या। ओके स्टूडेंट, तो आइए, एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइमलाइन, कॉइन्स वर अमंग द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी। तो सबसे पहले इस दुनिया में सिक्के बनाए गए, ठीक, जिससे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सके। सिक्के क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और जो रूलर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके के सिक्के बनाए, अलग, हर किसी ने सोने के गोल्ड कॉइन बनाए, किसी ने सिल्वर कॉइन बनाए, किसी ने कॉपर के कॉइन बनाए। ठीक, सो द मिंटिंग एंड इश्यू ऑफ कॉइन्स वाज कंट्रोल अर्ली एंटायरली बाय द रूलर्स। इस मिंटिंग को या सिक्के बनाने वाली फैक्ट्रीज को कौन कंट्रोल करता था, रूलर्स। ओवर टाइम द कॉइन्स ऑफ पावरफुल रूलर वर एक्सेप्टेड अक्रॉस वेरियस किंगडम। तो जो पावरफुल रूलर्स थे वो क्या करते थे, वो ये सिक्के बनाते थे और इनको कंट्रोल करते थे, और ये सिक्के उनके पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में सक्सेसफुली एक्सेप्टेड किए गए। एलॉय क्या होता है स्टूडेंट, आइए एलॉय देख लेते हैं। इट इज अ मेटल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। एलॉय का मतलब होता है एक मेटल। एलॉय क्या है, एक मेटल है जो दो और दो से ज्यादा मेटल को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे सिक्के बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है, स्ट्रांग होते हैं। सो द कॉइन्स वर मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स। कॉइन्स किस किस के बनते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, और उन सबको मिला के एलॉय के। दे वर कॉल्ड कार्शपनाज, इसको कहते हैं कार्शापानाज और पाना, ठीक है, पानाज भी कहते हैं और कार्शापानाज भी कहते हैं। दे हैड सिंपल दे हैड सिंबल्स पंच्ड ऑन देम कॉल्ड रूपास। और जिन सिक्कों के ऊपर पंच किया जाता है यानी मोहर लगाई जाती है उसको कहते हैं रूपास। आइए स्टूडेंट, इस इमेज में हम देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसा हुआ। 6000 बीसी में बार्टर सिस्टम चलता था। 1000 बीसी और 600 बीसी में क्या हुआ, मेटल बनना शुरू हो गए। मेटल के कॉइन्स जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, आयरन के या कॉपर के कॉइन्स बनना शुरू हो गए। फिर पेपर करेंसी आया। फिर पेपर करेंसी के बाद आज हम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। देखिए 1980 से क्या हुआ, डिजिटल पेमेंट होने लगा है, जिससे कि आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, या और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। Does this word sound familiar to a word we use for money today in India? क्या आपने कभी ये वर्ड सुना है, पना या पाना? ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग दैट वेरिएशन ऑफ द वर्ड पाना कंटिन्यू टू बी यूज इन तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो तमिल लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में और मलयालम लैंग्वेज में पाना को क्या कहा जाता है, पानम। और कन्नड़ लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, हाना। ठीक है, एलॉय क्या है, एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, यानी कि सिल्वर और कॉपर को मिलाकर जो कॉइन बनते हैं मिंट में, वो कॉइन आज भी यूज किए जाते हैं। बट वी यूज टूडे आर ऑल्सो एलॉय कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ आयरन। आज हम जो कॉइन यूज करते हैं वो आयरन के बनते हैं, और इसमें क्या क्या मिला होता है, क्रोमियम, सिलिकॉन और कार्बन। ये प्रिसाइजली सिक्कों के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में अपने पढ़ेंगे। पुराने टाइम में क्या होता था स्टूडेंट, कि सिक्कों की दो साइड होती थी। तो जो हेड होता था उसको कहते थे ऑब्जर्व, और जो टेल है उसको कहते थे रिवर्स। ठीक है स्टूडेंट, आज भी हम सिक्कों के दो साइड देखते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो पहले के टाइम में जो सिक्के बनते थे उनको भी यही कहा जाता था, ऑब्जर्व एंड रिवर्स। तो इन सिक्कों में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी। क्या क्या बना होता था इनमें, जैसे एनिमल्स, ट्रीज, हिल्स, और कई बार किंग्स और क्वींस की, जो राजा और रानी है, उनकी इमेजेस भी बनी होती थी। कई बार देवी देवताओं के चित्र भी इन सिक्कों में बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे अगर आप चालुक्य डायनेस्टी के सिक्के देखेंगे तो उसमें भगवान विष्णु का अवतार है, एक वराह अवतार।
उस वराह अवतार को बनाया गया है। अब यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्व मतलब द साइड ऑफ अ कॉइन और मेडल बियरिंग द हेड ऑफ प्रिंसिपल डिजाइन, यानी कि कॉइन का एक साइड जिसपे डिजाइन बना होता है, इंपॉर्टेंट डिजाइन होता है। ठीक है, तो ये जो सिक्के आप देख रहे हैं चालुक्य डायनेस्टी के बने हुए हैं। ये सिल्वर कॉइन शोइंग टाइगर एम्बलम, ये चोला डायनेस्टी के बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे टाइगर एम्बलम बने हुए हैं, टाइगर के वो सिंबल बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा जो सिक्के हैं वो देखिए रोमन। रोमन सिक्के कैसे बनाए जाते हैं। रोमन गोल्ड कॉइन एक्सकेवेटेड इन पादुकोट्टई इंडिया। ये जो रोमन सिक्के हैं ये भारत में एक जगह है पुदुकोट्टई, यहां से मिले हैं। द यूज ऑफ कॉइनेज हेल्प बूस्ट इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड। ये कॉइनेज जो सिक्के हैं ये बताते हैं कि भारत पूरी दुनिया में हमेशा से पहले नंबर पे रहा है और हम लोग हमेशा से दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार करते चले आ रहे हैं, जैसे मेसोपोटामिया। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल दे वर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। और ये सिक्के हमें कहाँ से मिले, केरला और तमिलनाडु में मिले। एंड दिस थ्रोज लाइट ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो ज्यादातर जो बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, वो तमिलनाडु के किनारे होता था। दिस थ्रो लाइट ऑन सदर्न इंडिया या साउथ इंडिया के आसपास होता था। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सिक्कों का यूज कैसे होता था, और ये कई तरीके के सिक्के आपको इस इमेज में दिखाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट याद रखिएगा कि 1 आना वॉज इक्वल टू 1/16 ऑफ अ रुपी। यानी कि 1 आना का मतलब क्या होता है, 1/16 रुपी। जैसे आपके पास 1 रुपया है तो उसका 1/16 1 आना होगा। 1947 में क्या हुआ कि 1 आना कुड बाय अ डजन बनाना। 1947 में 1 आने में 1 दर्जन केले आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि आना ये जो बंद हो गया है, अब ये गवर्नमेंट यूज नहीं करती है। 1/2 आना, ये इमेज देखिएगा 1942 में, क्वार्टर आना 1918 में, 1 आना 1943 में और 1 पैसा 1945 में। तो आप देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज हम देखेंगे कि जो कॉइन्स है वो डिफरेंट साइज के होते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कहाँ बनते हैं, मिंट में। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखें तो द रुपी, जो आज रुपी का साइन है, जो आप हमेशा देखते होंगे, रुपी का जो साइन होता है ये किसने बनाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में देश में एक देश के लोगों से कहा कि आप हमें एक साइन दीजिए जो हम रुपीस के लिए यूज कर सके। जैसे डॉलर का साइन ये है स्टूडेंट, ऐसे ही रुपी का साइन ये होता है। तो उदय कुमार हैं जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, इन्होंने ये रुपी का साइन दिया था जो देवनागरी लिपि में कहा गया रा और रोमन में आर। ठीक है स्टूडेंट, तो रुपी का साइन होता है ये, याद रखिएगा। और ये किसने दिया था, उदय कुमार जी ने। तो स्टूडेंट हमारे देश में पहले सिंबल नहीं था, लेकिन 2010 में ये सिंबल एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जब भी आप सिक्के देखेंगे या करेंसी देखेंगे तो उस पर यही सिंबल बना होगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहले लोग सेल और परचेज करते थे वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे, है ना। और उसके बाद मेटेलिक मनी यूज करने लगे, फिर उसके बाद करेंसी यानी कि पेपर मनी यूज करने लगे, और आजकल डिजिटल करेंसी हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एज यू मे हैव इमेजिन that it becomes difficult to carry a large number coins. आज इट इज, अगर आप ये सोचें कि आप बहुत सारे सिक्के एक साथ लेकर जा सकते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज, इसका वेट ज्यादा होता है। अगर आप पेपर करेंसी ले जाना चाहें तो भी बहुत ज्यादा नहीं ले जा पाएंगे। सो नाउ अब क्या है कि डिजिटल करेंसी हम यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके मोबाइल में बहुत सारे पैसे हैं और आप इससे कुछ भी सेल और परचेज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंसी। करेंसी क्या होता है या पेपर मनी क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, पेपर मनी या करेंसी क्या है, ये सबसे पहले चाइना में यूज किया गया एंड इंडिया में कब यूज किया, 18th सेंचुरी में। ठीक है स्टूडेंट, सो करेंसी इज अ सिस्टम ऑफ मनी।
करेंसी क्या है? एक मनी का सिस्टम है, पैसों का सिस्टम है जो हर पर्टिकुलर कंट्री में यूज किया जाता है, पेपर फॉर्म में भी, कॉइन्स फॉर्म में भी और डिजिटल फॉर्म में भी। ठीक है स्टूडेंट। नाउ अगर आप देखें तो आपके पास घर पर भी कई सारे नोट होंगे, करेंसी होगी जो पेपर के फॉर्म में होते हैं, कागज के बने होते हैं। आप देखिएगा कि आपके घर में कितने तरीके के नोट हैं। ठीक है। डेनोमिनेशन क्या होता है? जैसा अभी आपको ऊपर बताया गया, द स्मॉलर डेनोमिनेशन मतलब होता है पेपर करेंसी यूज फॉर हायर डेनोमिनेशन। यानी कि डेनोमिनेशन का मतलब है जो पैसे हैं उनकी अलग अलग वैल्यू, 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए या 500 रुपए, 1000 रुपए। आप देखिए यहाँ 4 तरीके के नोट दिए गए हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है स्टूडेंट। तो आप इन पैसों को अपने घर पे देखिएगा कि आपके घर पे कितने तरीके के नोट हैं। Now, earlier in this chapter, we read that in ancient times, coins were issued by rulers. अगर हम देखें तो पहले ये जो कॉइन्स है ना, कौन बनाता था? राजा। और आज भारत में इस काम को कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? कि करेंसी इशू करना और उसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी को इशू करता है और उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी। सो एज टाइम हैज प्रोग्रेस्ड एंड टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड, अदर फॉर्म्स ऑफ मनी हैव कम टू बी यूज्ड टुडे। आप देखिएगा, आज आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या आप किसी शॉप पर जाते हैं तो आप वहां मोबाइल से पेमेंट करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। तो ये क्यूआर कोड होता क्या है? क्यूआर कोड की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। ओके स्टूडेंट, क्विक रिस्पॉन्स कोड। बेसिकली इससे क्या होता है कि आप इसको स्कैन करते हैं, जो एक ब्लैक ये जो बार कोड रखा है इसके स्कैन करते हैं और अपने मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं। यहाँ जो स्टोरी दी गई है वो कृष्णप्पा सेल सीजनल फ्रूट ऑन अ कार्ट। कृष्णप्पा है, ये प्रोडक्ट को सेल करते हैं, फ्रूट सेल करते हैं, बनाना, जितने भी फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल वगैरह। और ये क्या करते हैं कि जो भी कोई इनसे प्रोडक्ट लेने आते हैं या फ्रूट्स खरीदने आते हैं, ये इनको अपना क्यूआर कोड देते हैं। ठीक है। और जिससे लोग, ये कस्टमर पेमेंट कर देते हैं मोबाइल के थ्रू, डिजिटली पेमेंट इसको कहते हैं। और जो उनके कृष्णप्पा के अकाउंट में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। So ये apart from tangible forms of money such as coin and paper notes, money has taken intangible forms that we cannot touch and feel. पहले क्या था कि हम करेंसी को टच कर सकते थे, उसको फील कर सकते थे, कॉइन्स को टच कर सकते थे, उसको फील कर सकते थे। बट इन टुडेज वर्ल्ड, इन डिजिटल वर्ल्ड, आज हम पैसों को टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे अकाउंट में रहते हैं या हमारे मोबाइल में रहते हैं। ठीक है। तो जो भी लोग पेमेंट करते हैं वो कॉइन्स वगैरह का यूज नहीं करते या नोट का यूज नहीं करते हैं, अब वो डिजिटली पेमेंट कर देते हैं। अब पेमेंट कई तरीके से होता है, डेबिट कार्ड से होता है, क्रेडिट कार्ड से होता है, नेट बैंकिंग से होता है या यूपीआई। इन सभी के थ्रू पेमेंट होता है, जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम पेमेंट करते हैं। दीज मीडियम डायरेक्टली ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन बैंक अकाउंट टू अनदर। यानी कि जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो डायरेक्टली किसी भी, जिसको भी हम पैसे ट्रांसफर करेंगे वो उसके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेड बिफोर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि बार्टर सिस्टम जब हमारे देश में या पूरी दुनिया में हमेशा से था, जब तक करेंसी का मैन्युफैक्चरिंग या इन्वेंशन नहीं हुआ। तो हम क्या करते थे? चीजों को खरीदते या बेचते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू। द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मनी। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बार्टर सिस्टम के बाद जो आया है मनी, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। फॉर्म्स ऑफ मनी इवॉल्व थ्रू टाइम सच एज शेल्स। सबसे पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम। फिर बार्टर सिस्टम के बाद शेल सिस्टम आया, फिर कॉइन सिस्टम आया, फिर पेपर करेंसी आया और उसके बाद डिजिटल करेंसी आ गया। दिस इवोल्यूशन कंटिन्यूज एज वी क्रिएट न्यू एंड इजियर वे। डिजिटल पेमेंट से क्या फायदा होता है कि बहुत तेजी से जल्दी पेमेंट होता है और आसानी से होता है, और इसमें
बिल्कुल फेयर पेमेंट होता है। इधर आपने क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट किया और उधर वो जिसको भी आपने पेमेंट किया है उनके अकाउंट में फौरन पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।